हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक की, यानी वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास को देखेंगे तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ग्रोथ का क्या है, यानी कि बेसिकली हम ग्रोथ या हिंदी में जिसे हम कहते हैं वृद्धि, ये हम किसे कहते हैं। तो देखिए, जब भी हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी जीवित प्राणी के अंदर साइज, लेंथ, हाइट या वेट बढ़ते हुए दिखाई देता है तो हम उसे कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ का मतलब हमें या तो हाइट बढ़ती हुई दिखनी चाहिए या लेंथ बढ़ती हुई दिखनी चाहिए या वजन बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, तब हम उसे ग्रोथ कहेंगे। फिर देखिए, द टर्म ग्रोथ इज यूज प्योरली इन फिजिकल सेंस। मैं क्यों कह रही हूँ फिजिकल सेंस? कहने का मतलब है जब हमें इन सब चीज़ों में बढ़त दिखाई दे रही होती है तो ये सब क्या है, इन्हें हम माप सकते हैं, फिजिकली हम देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हाइट जो थी पहले 4 फीट थी और अब हाइट जो है वो 6 फीट हो गई है। ठीक है, या वजन मान लीजिए पहले 20 किलो था, अब मान लीजिए 40 किलो हो गया है। तो ये फिजिकल सेंस में, भौतिक अर्थों में हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब हम इसे मेजर कर सकते हैं और प्रत्यक्ष देख सकते हैं। फिर देखिए, इट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, जैसे कि मैं इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर 20 किलो से 40 किलो हो गया, तो मैं इसे क्वांटिफाई कर सकती हूँ, ये मात्रात्मक है, मैं इसकी एक्यूरेट वैल्यू बता सकती हूँ। ठीक है, ये यहाँ विकास लिखा है, विकास नहीं वृद्धि होगा। ठीक है, वृद्धि के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं हम अभी। तो यहाँ वृद्धि देखिए आपको कैसे दिखाई दे रही है। पहले यहाँ चाइल्ड था और धीरे 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 करके उसमें क्या आ रहा है, एज देखिए कैसे बढ़ती जा रही है ना। तो हमको यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये ग्रोथ जो है मेच्योरिटी तक रहती है। मेच्योरिटी के बाद जो है बॉडी हमारी डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है, एजिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या है। सबसे पहले इट रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। ठीक है, ये बात हमने अभी बात करी कॉन्सेप्ट की कि यहाँ पर जब हमें लेंथ, हाइट और वेट में इंक्रीज होते हुए दिखता है तब हम उसे ग्रोथ कहते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है, यानी एक जीवित प्राणी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रोथ शो करेगा। किसी नॉन लिविंग थिंग को, यानी किसी निर्जीव वस्तु को आप अपने आप बढ़ते हुए नहीं देखेंगे। तो ग्रोथ हमें किस में दिखाई देती है? जीवित प्राणी में दिखाई देती है। ये इंट्रिंसिक डेवलपमेंट है। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? आंतरिक विकास। ठीक है, आंतरिक विकास है। अब आंतरिक विकास में ऐसे क्यों कह रही हूं? देखिए, ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है? ग्रोथ डिपेंड करती है या तो जीन्स पर या फिर हमारे हॉर्मोन्स पर। ठीक है, अब जब हम जीन्स की बात करते हैं, जीन्स क्या होते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अनुवांशिक कारक जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। और जिस तरह के जीन्स हमें मिलते हैं उसी तरह की हमारी ग्रोथ होती है। जैसे ये माना जाता है ना, जैसे कि अगर पेरेंट्स की हाइट बड़ी हो तो बच्चों की भी हाइट ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से उसी तरीके के जीन्स, अनुवांशिक कारक जो है हमें मिले हैं। तो जीन्स के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी ग्रोथ कैसी होगी। दूसरा हम यहाँ पर फैक्टर देख रहे हैं, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हमारे जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उससे हॉर्मोन्स निकलते हैं। और हॉर्मोन्स जो हैं उनका बहुत ही बैलेंस्ड मात्रा में सिक्रीट होना बहुत ज़रूरी होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं, आपका मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पूछेंगे नहीं, मैं बस आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका एक ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। और अगर ये ग्रोथ हार्मोन अपनी मात्रा से अधिक में सिक्रीट हो जाए तो डिजीज हो जाती है जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म मतलब उसमें एक्सेप्शनली लॉन्ग हाइट हो जाती है, जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नहीं आता कि 8 फीट का, 9 फीट का आदमी, 11 फीट का आदमी है। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन उनमें क्या हुआ है? ज़्यादा सिक्रीट हो गया है, इसकी वजह से उनमें ये डिफेक्ट है। और अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो तो हो जाता है ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म जिसे हम हिंदी में कहते हैं बौनापन। ठीक है, हाइट छोटी रह जाती है। तो ग्रोथ हार्मोन का प्रॉपर मात्रा में सिक्रीट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हाइट जो है बिल्कुल एवरेज या एक्यूरेट रह पाएगी। तो यहीं पे हम एक हार्मोन की बात कर रहे थे, ऐसे कई तरह के हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं जिस पर हमारी ग्रोथ निर्भर करती है। तो जीन्स और हार्मोन्स, इन दो चीज़ों की हमने बात की जिन पर हमारी ग्रोथ निर्भर कर रही है। और क्योंकि ये दोनों ही हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, इसीलिए इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं या फिर आंतरिक कारक हैं। ठीक है, फिर देखिए, इट फॉलोज डायरेक्शन एंड पैटर्न। अब देखिए, ग्रोथ ना एक निश्चित दिशा में होती है, एक निश्चित पैटर्न में होती है। जैसे कि हम ह्यूमन स्पीशी की बात करें, मैं अगर अपनी बात करूँ तो एक इंसान के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइंड है ना।
और ग्रोथ इसी तरीके से होगी। यानी ऐसा नहीं है कि किसी की 3 आंखें हो जाएंगी, किसी की 4 आंखें हो जाएंगी, एक पैटर्न है ना हमारा, उसी पैटर्न में ग्रोथ होगी। हालांकि उसमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे, जैसे हाइट में वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वजन में वेरिएशन देखने को मिलते हैं, शक्लें सबकी एक जैसी नहीं होती, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है हर स्पीशी का हमेशा एक जैसा रहता है। तो ग्रोथ जो है एक डेफिनेट पैटर्न और एक डेफिनेट डायरेक्शन को फॉलो करती है। फिर देखिए, इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ये जीवन पर्यंत नहीं चलती, ये मेच्योरिटी पे आके रुक जाती है। ठीक है, अभी हम इसके स्टेजेस में भी देखेंगे कि क्या होता है। पहले इन्फेंसी होती है यानी शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद क्या आती है आपकी मेच्योरिटी आती है, जहां पर आकर आपकी मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद एजिंग होनी शुरू हो जाती है बॉडी में। फिर देखिए, इट रेफर्स टू चेंजेस दैट कैन बी क्वांटिफाइड एंड मेजर्ड। इसकी हमने बात कर ली थी कि क्वांटिफाई किया जा सकता है इन चेंजेस को, यानी कि मैं इन्हें माप सकती हूँ, और एब्सोल्यूट टर्म्स पे, एब्सोल्यूट टर्म्स मतलब मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकती हूँ। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट टर्म्स, एक होता है रिलेटिव टर्म। एब्सोल्यूट को हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष, अभी हिंदी में भी शो कर दूंगी आपको, और रिलेटिव को कहते हैं सापेक्ष। निरपेक्ष में मतलब मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता सकती हूँ, सापेक्ष का मतलब होता है हम सिर्फ तुलना कर सकते हैं कि पहले से बेहतर है या पहले से खराब है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये देख सकते हैं आप। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, हिंदी वाले भी देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। देखिए, इट इज इरिवर्सिबल, ग्रोथ जो है ना वो फिर से पलटी नहीं जा सकती, इरिवर्सिबल होती है। ऐसा नहीं है हाइट एक बार बड़ी हो गई फिर वो वापस से छोटी होगी, कभी नहीं होती ना। तो ग्रोथ एक बार होती रहती है, वो वापस पलट नहीं सकती। फिर देखिए, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत स्लोली चलता है ये प्रोसेस। इतना कि हमारे साथ रहने वाला जो बच्चा होता है ना, उसकी हाइट कैसे बढ़ी हमें नहीं पता होता, घर वालों को नहीं पता चलता है, लेकिन बाहर से कोई बहुत समय बाद आके देखे तो कहते हैं अच्छा ये इतना लंबा हो गया है, क्योंकि उसे पता चल रहा है, वो बहुत लंबे समय बाद देख रहा है तो उसको वो डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन हमारे साथ अगर वो बच्चे रह रहे हैं तो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि बहुत स्लो वो डिफरेंस हमें दिखाई देता है, या बहुत स्लो जो है वो प्रोसेस चल रहा है। फिर देखिए, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑल थ्रू लाइफ, पूरे जीवन भर ग्रोथ जो है, वैसे भी ग्रोथ तो सिर्फ मेच्योरिटी पर ही आकर रुक जाती है। अगर हम मेच्योरिटी तक की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमें ये निश्चित दर पे दिखाई देगी, ऐसा नहीं है, रेट हमेशा सेम रहता है। किसी स्टेज ऑफ लाइफ में आपकी जो ग्रोथ है वो फास्ट होती है और किसी स्टेज ऑफ लाइफ में बहुत स्लो होती है। ठीक है, जैसे किशोरावस्था की बात करें, रैपिड चेंजेस होते हैं तो उस समय ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है, इन्फेंसी में भी फास्ट होती है। अगर हम लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा बहुत क्या होता है, वहाँ पर हमें स्लो थोड़ा दिखाई देता है। ठीक है, ग्रोथ इट मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। अब देखिए, ग्रोथ जो है वो विकास ला भी सकती है, नहीं भी ला सकती। ठीक है, ये हम क्यों कह रहे हैं, ग्रोथ अगर अच्छे सेंस में हो रही है तब तो हम उसे कहेंगे डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा है जो खाता रहता है हर समय, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है, वो मोटा होता जा रहा है, ओबीस हो गया है, तो ओबीसिटी होना, ग्रोथ तो दिख रही है हमें लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो डेवलपमेंट लेकर नहीं आ रही। क्यों नहीं लेकर आ रही, क्योंकि इससे तो उसके ऊपर और बीमारियां लग जाएंगी। ठीक है, तो ग्रोथ हमेशा डेवलपमेंट लेके आए ये सही नहीं। तो ये आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हिंदी वाले भी चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो है डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विकास। देखो, डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है। जब हम ग्रोथ की बात कर रहे थे तो हम सिर्फ फिजिकल सेंस में किसी चीज़ की बढ़त की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो विकास कई पक्षों में हो सकता है। ठीक है, विकास में आपका क्या क्या एस्पेक्ट आ जाता है, हम यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ को तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इमोशनल यानी भावनात्मक जो पक्ष है आपका, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक पक्ष, सोशल सामाजिक, मॉरल हो गया नैतिक, पर्सनैलिटी पूरे व्यक्तित्व का विकास, जो हमारे व्यक्तित्व से जुड़े हुए कितने सारे पहलू हैं उन सब में हमें डेवलपमेंट दिखाई दे सकता है। तो डेवलपमेंट जो है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और ओवरऑल टोटल जो एस्पेक्ट्स एक पर्सन को मिलकर के बना रहे हैं वो सब डेवलपमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, इट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंजेस इन शेप, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन द इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग। देखिए, जो एक मैंने कहा ना, व्यक्ति के टोटलिटी में हर पक्ष में जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसको हम डेवलपमेंट में लेते हैं। तो जब एक व्यक्ति के पूरा शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग सब चीज़ इतनी इंप्रूव हो जाएगी तो ओवरऑल उसकी जो वर्किंग और फंक्शनिंग है हमें बहुत बेहतर दिखाई देगी। एक व्यक्ति है, इमोशनली वो डेवलप कर रहा है, सोशली वो डेवलप कर रहा है, इंटेलेक्चुअली वो डेवलप कर रहा है, तो उसका कार्य करने का तरीका, उसकी ओवरऑल फंक्शनिंग, उसके डिसीजन मेकिंग, उस सब में सुधार हमें दिखेगा ही दिखेगा। तो ओवरऑल हमें एक वर्किंग और फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट नजर आता है डेवलपमेंट के रिजल्ट में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे डेवलपमेंट की,
तो सबसे पहले देखिए हमने बात करी है ओवरऑल चेंजेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, सिर्फ एक पक्ष के बारे में नहीं, जितने भी पक्ष जो है एक व्यक्ति से जुड़े हुए सभी के बारे में बात कर रहा है। इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। तो ग्रोथ की जब हमने बात की वो तो हम कह रहे हैं कि मैच्योरिटी या परिपक्वता पर आकर रुक जाती है, लेकिन क्या इंसान कभी सीखना छोड़ता है? वो जीवन पर्यंत सीखता रहता है, किसी ना किसी पक्ष में वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस उसे होते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। तो आपका जो डेवलपमेंट है वो जीवन पर्यंत चल रहा होता है। ओल्ड एज में भी देखो जो लोग हैं वो नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो डेवलपमेंट जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्योंकि किसी ना किसी पक्ष में आप कुछ ना कुछ जरूर लर्न कर रहे होंगे। फिर इट इम्प्लाइज इंप्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर, इसकी बात हमने की थी। जब व्यक्ति का इतने सारे पक्षों में सुधार होगा तो वहाँ पर हमें ओवरऑल उसकी फंक्शनिंग में, कार्य करने के तरीके में, व्यवहार में इंप्रूवमेंट नजर आएगा। ये क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, हिंदी में इसे कहते हैं गुणात्मक। जब हम ग्रोथ की बात कर रहे थे तो वो एक मात्रात्मक कॉन्सेप्ट है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में इतने सारे पक्ष जुड़े हुए हैं तो वो गुणात्मक हो गया। आप इमोशंस को, इंटेलिजेंस को और आप स्पिरिचुअलिटी को, जो मॉरल वैल्यूज है, इन सबको मेजर नहीं कर सकते ना, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हो कि ये गुण पहले से बेहतर हुए हैं या पहले से खराब स्थिति में। तो ये क्या है आपका, ये क्वालिटीज को डिटेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर इन्हें मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन गुणों को बताया जा सकता है। इनको मेजर रिलेटिव टर्म्स में करेंगे, जैसे मैंने कहा ना पहले से बेहतर है या पहले से खराब स्थिति में, तो आप रिलेटिव या फिर सापेक्ष पक्ष तरीके से इसको आप जान सकते हैं। फिर इट इज रिवर्सिबल, डेवलपमेंट रिवर्सिबल भी है। अब रिवर्सिबल कैसे? कुछ कुछ एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, मान लो पहले कोई व्यक्ति था वो सोशली काफ़ी एक्सट्रोवर्ट टाइप का था, उसे दोस्तों के साथ घुलना मिलना पसंद था, पार्टीज करना पसंद था, लोगों के साथ बैठना पसंद था। लेकिन अगर मान लो वो अपने किसी कोई अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस से गुजरा है अपनी लाइफ में, कोई ख़राब हादसा उसके साथ हुआ है जिसकी वजह से उसके जो लाइफ है उस पर ऐसा असर पड़ा, उसके इमोशनल एस्पेक्ट पर ऐसा असर पड़ा है कि अब उसे लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, अकेले रहना पसंद करता है, ज़्यादा पार्टीज में जाना पसंद नहीं करता, ज़्यादा लोगों से बोलना पसंद नहीं करता। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट रिवर्स हो गया, पीछे चला गया। पहले वो व्यक्ति काफ़ी एक्सट्रोवर्ट था, अब वो इंट्रोवर्ट सा हो गया है, ठीक है, ड्यू टू सम मिसहैपनिंग। तो लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट रिवर्स भी कर सकता है, पलटा भी जा सकता है। फिर देखिए इट इज डिटरमाइंड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जब हमने ग्रोथ की बात करी थी, हमने कहा था वो इंट्रिंसिक डेवलपमेंट है, वो आपके जीन्स पर यानी हेरिडिटी फैक्टर्स पर निर्भर कर रहा है या फिर हार्मोन्स पर निर्भर कर रहा है। यहाँ हम बात करेंगे, आपको देखो इतने सारे पक्ष जो आपके सोशल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल, मॉरल एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पर आपका देखिए एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपको किस तरह का माहौल मिला हुआ है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों मिल के जो है रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट पे। फिर देखिए डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। बिल्कुल, मैच्योरिटी तक हमने कहा था ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट चलता रहता है। तो ग्रोथ हो या ना हो, डेवलपमेंट फिर भी चल सकता है विदाउट ग्रोथ के भी। फिर देखिए एक बार हम इसको हिंदी में देख लेते हैं, थोड़ा इसके डिफरेंसेस के रूप में। तो वृद्धि और विकास के बीच में अंतर की जो हमने बात की, सबसे पहले ये संरचना में परिवर्तन की बात कर रहा है, और यहाँ पर ओवरऑल फंक्शनिंग यानी कार्यात्मक प्रणाली जो है या कार्य करने का जो तरीका है उसमें हम कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट आया है। यह मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, ये गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। यह विकासात्मक प्रक्रिया के भागों में से एक है, ठीक है। डेवलपमेंट में ही इंक्लूड किया जाता है ग्रोथ को, वो फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएगा, ठीक है। ग्रोथ को आप क्या कहोगे, ग्रोथ एक तरीके का फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये व्यापक अवधारणा है, यहाँ पर विकास में कई सारे पक्ष आपके शामिल होते हैं। यह ठोस है, कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट कहने का मतलब इसे आप देख सकते हो फिजिकल सेंस में, भौतिक अर्थों में। और ये क्या है, अमूर्त है, एक ऐसी अवधारणा है जिसे आप सिर्फ समझ सकते हो। जैसे इमोशनली कोई बहुत अच्छा है व्यवहार में या फिर इमोशनली कोई वीक है, इसको तो आप क्या कर सकते हो, देख नहीं सकते या फिर फिजिकली नहीं आप सेंस कर सकते, लेकिन आप उसको समझ सकते हो, एक अमूर्त अवधारणा है। फिर देखिए यह निरपेक्ष रूप से मापा जाता है और यह सापेक्ष शब्दों में मापा जाता है। निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमने बात की थी एब्सोल्यूट, और यहाँ पर हमने सापेक्ष की बात की थी यानी रिलेटिव। यह जीवन भर जारी नहीं रहता है, यह जीवन भर जारी रहता है। यह अपरिवर्तनीय है, यह प्रतिवर्ती है यानी रिवर्सेबल है। यह आनुवांशिकता से निर्धारित होता है, और यहाँ हम कहेंगे यह आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से निर्धारित होता है, ठीक है। तो यहाँ हिंदी वाले भी समझ गए होंगे, ये इंग्लिश में भी आपके डिफरेंसेस ऐसे लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं वृद्धि और विकास के चरणों की। सबसे पहले देखेंगे प्रसव पूर्व।
यानी प्रीनेटल, प्रीनेटल या हम इसे क्या कहते हैं, प्री बर्थ, ठीक है, प्रीनेटल या प्री बर्थ कहते हैं। ये आपका होता है गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था, यानी जब एक बार बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तब से लेकर जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक की जो अवस्था है उसे हम कहते हैं प्रसव पूर्व या जन्म पूर्व अवस्था। अच्छा, ये पूछा जाता है कि डेवलपमेंट या ग्रोथ या डेवलपमेंट कब शुरू होता है या फर्स्ट स्टेज क्या है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि शैशवावस्था में शुरू होता है, वो शुरू हो जाता है प्रसव पूर्व यानी कि आपका प्रीनेटल स्टेज में ही। बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट तो माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है ना, तो प्रीनेटल स्टेज से ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। फिर है आपका शैशवावस्था जिसे हम कहते हैं इन्फेंसी, ठीक है, ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका है जन्म से 3 वर्ष। फिर आता है आपका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में आपका आएगा, देखो यहाँ पे वैसे तो आपका 4 से 12 वर्ष है, ठीक है, 4 to 12 ईयर्स, इसको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला लिया हमने प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसे हम प्री स्कूल ईयर्स या पूर्व विद्यालय वर्ष भी कहते हैं, 4 से 6 वर्ष इसका आयु जो रेंज है वो आ जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था जिसे हम उत्तर विद्यालय वर्ष कहते हैं, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, 7 से 12 वर्ष, ठीक है। फिर आएगा आपका किशोरावस्था, अडोलेसेंस, अडोलेसेंस आपकी टीन एज भी कहलाती है, टीन एज जो आपकी 13 से 19 होगी। और लास्ट आता है व्यस्ता जिसे हम अडल्टहुड कहते हैं, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी 20 साल के बाद जितनी भी आगे आपकी एज होगी, ठीक है। अब बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। पहला हमारा देखेंगे डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, और इस प्रिंसिपल को कहा जाता है सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ होता है, टॉप टू बॉटम, या फिर हम इसे लिखते हैं हेड टू टो, ठीक है, सर से पैर तक। तो देखो जब एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है कुछ समय बाद आप उसको क्या करो, उसके आगे अगर खेलो या फिर उसके आगे आप कान के पास अगर आप ताली बजाओ या कोई झुंझुना बजाओ या ऐसे चुटकी बजाओ तो वो उस दिशा में अपना हेड टर्न करता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सर में मूवमेंट हमें देखना शुरू होता है, धीरे धीरे जब विकास नीचे की ओर बढ़ता है उसके हाथों में आता है तो वो अपने हाथों से खेलना शुरू करता है, ठीक है, चीज़ों को पकड़ना शुरू करेगा, खेलना शुरू करेगा। फिर जब डेवलपमेंट और नीचे जाता है तो उसकी बोन में, बैकनोड में, फिर यहाँ से वो क्या करता है, अपने हाथों के सहारे बैठना शुरू करता है। फिर इसके बाद जब उसके घुटनों तक आने लगता है डेवलपमेंट तो वो घुटनों के बल चलना शुरू करता है, और सबसे लास्ट में उसके पैरों पे विकास आता है, तब वो क्या करता है, चलना शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेड से लेकर टो तक जो है आपका डेवलपमेंट चल रहा है, हेड टू टो, इसी को हम सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल कहते हैं। फिर एक दूसरा इसका प्रिंसिपल है विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है जिसे समीपस्थ सिद्धांत कहते हैं, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। केंद्र से बाहर की ओर कहने का मतलब अगर ये मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, एक वृत्त, और ये इसका केंद्र है, ठीक है, तो केंद्र से बाहर की ओर मतलब इस तरीके से ऐसे बढ़ रहा है विकास, ठीक है, यहाँ सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है, सेंटर टू पेरीफेरी या केंद्र से परिधि की ओर। अब देखो इसको भी हम कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले बैकबोन में जो है आपका विकास आता है। हम फिर से एक बच्चे का एग्जाम्पल ले रहे हैं, धीरे धीरे जब उसके बाजुओं में डेवलपमेंट आता है तो वो अपने हाथों को ऐसे से हिलाना शुरू करता है। फिर देखिए उसके जब हैंड्स में उसके डेवलपमेंट आएगा तो वो चीज़ों को पकड़ना शुरू करेगा, और लास्ट में उसके फिंगर्स में डेवलपमेंट आता है तो वो पेंसिल पकड़ना शुरू करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बाजुओं में तो फुल हैंड जब है वो उसको हिला रहा है, फिर हाथों में आया तो चीज़ों को पकड़ना शुरू किया, सबसे लास्ट में उंगलियों पर तो वो क्या आ रहा है उसमें, वहाँ पर वो लिखना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। और ये दोनों ही प्रिंसिपल्स आपके क्या हैं, डायरेक्शन को बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट को, ठीक है, विकास की दिशा को बताते हैं। फिर देखिए तीसरा प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। तो बेसिकली जैसे हमने बात की थी कि अगर आपका फिजिकल ग्रोथ रुक भी जाए मैच्योरिटी तक, तब भी अलग अलग पक्षों में आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसीलिए विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इसी का है नाम निरंतरता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। फिर फोर्थ आएंगे वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं रहती, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्फेंसी में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, फिर चाइल्डहुड स्टेज में ये थोड़ा आपका कंसोलिडेट होता है, बेसिकली वहाँ पे तेज़ नहीं होता आपकी ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर सुदृढ़ीकरण हो रहा है जो चीज़ें पहले सीखी हैं। फिर एडोलेसेंस स्टेज में फिर से इतने सारे चेंजेस आते हैं, फिर से एकदम से रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये जो है आपका रेट ऑफ ग्रोथ या वृद्धि और विकास की जो दर है, ये आपको हर स्टेज में समान नहीं मिलेगी, ठीक है, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लाइफ या थ्रू आउट द स्टेजेस ऑफ लाइफ। और लोगों में भी ऐसा नहीं है कि आपको समान मिलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हर व्यक्ति जो है एकदम सेम रेट के ऊपर ग्रो कर रहा है या डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे
यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, पैटर्न की हमने बात की थी कि हो सकता है यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, हालांकि वो अलग अलग तरीके से हो रहा है यहाँ पर अगर हमें मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर हाइट जो है किसी की बहुत जल्दी बढ़ जाती है, किसी की स्लो बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो पैटर्न है वो सेम रहता है। पैटर्न क्यों सेम रहता है? जैसे कि एक ह्यूमन स्पीशी की मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बताया था कि यहाँ पर हमारी डेफिनेट चीज़ें हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, तो इसी तरीके से जो है उस ह्यूमन स्पीशी की ग्रोथ या डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो डिफर कर सकता है। फिर देखिए डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्टेज में बच्चा है, किस एज ग्रुप में बच्चा है, तो इसका डेवलपमेंट कितना होना चाहिए। और ये एक टीचर के लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है, तभी एक टीचर जो है आइडेंटिफाई कर सकती है अपनी क्लासरूम में, अगर मान लो कोई एक बच्चा है जो उस तरीके का डेवलपमेंट शो नहीं कर रहा जो क्लास के बाकी के बच्चे कर रहे हैं, तो टीचर ये प्रिडिक्ट कर सकती है कि इस बच्चे में शायद कुछ इसको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, हमें इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना विकास और बच्चे शो कर रहे हैं उतना विकास हमें इस बच्चे के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो किसी भी टर्म्स में हो सकता है, फिजिकल टर्म्स में हो सकता है, इंटेलिजेंस टर्म्स में हो सकता है, ये बाकी सारे बच्चों को इतनी जैसे कि कॉम्प्लेक्स टर्म्स या आप कह सकते हो उस क्लास लेवल के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसको उस क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आते, बल्कि उससे बिलो वाली क्लास के भी समझ में नहीं आ रहे, तो टीचर को अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उसके इंटेलिजेंस में अभी कमी है। ठीक है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में वो लैग बिहाइंड कर रहा है। फिर देखिए 7th है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स। तो विकास जो होता है, या बेसिकली हम लर्निंग को कह लीजिए, जो लर्निंग होती रहती है वो क्या है आपकी, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है। पहले आप आसान या सरल चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, उसके बाद आप बच्चों को जटिल चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, पहले बच्चे को ABCD सिखाओगे ना, उसके बाद 2-2 लेटर्स के सिखाओगे, डू सिखाओगे, टू सिखाओगे, फिर कैट बैट लिखना सिखाओगे, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस सिखाओगे। ठीक है, पहले सेंटेंस नहीं सिखाओगे। फिर है आपका डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे बढ़ता है? जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक छोटा बच्चा है, जब क्राइम की एक्टिविटी होती है, जब वो रोता है तो कैसे रोता है, वो एकदम चिल्ला चिल्ला के, और आंसू भी निकल रहे हैं, पूरा मुंह लाल हो जाता है, अपना वो पूरी बॉडी उसकी शेक करने लग जाती है जब वो चिल्ला चिल्ला के रोता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, जो क्राइम की एक्टिविटी है वो केवल कहाँ तक डिफाइंड हो जाती है, वो आपकी रह जाती है फेस तक ही। थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन चेंज होंगे, हो सकता है आंसू आ रहे हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर रो रहा है, ऐसे बिल्कुल दहाड़े मार के या फिर चिल्ला के नहीं रो रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी उसकी शेक नहीं कर रही है। तो कहाँ पर ये जनरल था, जहाँ पर पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही थी, एक सामान्य हमें उसके अंदर वो एक्टिविटी का रिएक्शन दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ये विशिष्ट होता जाता है। कुछ मतलब आप इसको क्या करते हो, आप इसे नैरो डाउन कर लेते हो। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमें हर व्यक्ति में समान रूप से सारी चीज़ें समान ग्रोथ डेवलपमेंट में नहीं दिखेंगी। यानी कोई व्यक्ति की हाइट कुछ मान लीजिए 6 फीट है, किसी की 4 फीट है, किसी का वजन 20 किलो है, किसी का वजन 50 किलो है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। ये तो मैंने खाली फिजिकल टर्म्स की बात करी, हर चीज़ में इंटेलेक्चुअल लेवल पे, सोशल लेवल पर, मॉरल इमोशनल लेवल पर, हर लेवल पे हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फिर देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, अंतर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो डेवलपमेंट के आपके अलग अलग आपके पक्ष हैं वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसका असर, अगर मान लो फिजिकली एक बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है तो उसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी पड़ेगा, ठीक है, उसके स्पिरिचुअल लेवल पे भी पड़ेगा, उसके इमोशनल लेवल पे भी पड़ेगा, ठीक है, उसके सोशल लेवल पर भी पड़ेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक पक्ष में अगर बच्चे को डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जैसे मान लो कोई बच्चा फिजिकली अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है, क्लासरूम में आएगा लेकिन उसका ध्यान ही नहीं लगेगा पढ़ाई में, ज़्यादातर वो बीमार रहता है या फिर एब्सेंट रहता है, उसके क्लासेस मिस होती हैं, तो फिर कहाँ से वो इंटेलेक्चुअली डेवलप करेगा, कहाँ उसका इमोशनल एस्पेक्ट काम करेगा, क्योंकि वो उसका मन ही नहीं है चीज़ें सीखने में या लोगों के साथ बात करने में, सोशली भी वो उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो एक जो डेवलपमेंट का पक्ष है वो अन्य डेवलपमेंट के पक्षों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए डेवलपमेंट जो है आज के टाइम पे हम जो बात करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट की हम जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर बच्चे का किसी एक पक्ष में भी डेवलपमेंट पीछे रह गया तो वो उसका असर अन्य पक्षों पे भी हमें दिखाई देगा। फिर देखिए
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो अनुवांशिकता और पर्यावरण या वातावरण दोनों का जॉइंट प्रोडक्ट है, दोनों मिला के जो है डेवलपमेंट के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। अब बात करेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखिए आपके दो तरीके से जो है इस फैक्टर्स को जो है आप अफेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो होंगे आपके इंटरनल फैक्टर्स, दूसरे होते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, अब इंटरनल फैक्टर्स यानी आंतरिक कारक कौन से कारक होते हैं, जो एक व्यक्ति के अंदर मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड। ठीक है, जो मेरे अंदर उपस्थित है और वो कारक मेरी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहे हैं वो होंगे मेरे इंटरनल फैक्टर्स। और जो किसी व्यक्ति के बाहर, ठीक है, बॉडी से बाहर आउटसाइड प्रेजेंट है, ऐसे फैक्टर्स अगर मेरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। तो इंटरनल फैक्टर्स जो विद इन द इंडिविजुअल है उसमें सबसे पहला आपका आ जाएगा हेरिडिटरी फैक्टर्स, अनुवांशिक कारक। ठीक है, जो कौन से कारक होते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को जाते हैं, यानी हमारे माता पिता के द्वारा अपने बच्चों को मिले होते हैं। और किस पर होते हैं हेरिडिटरी फैक्टर्स, एक बार आपका एलटी में क्वेश्चन आ चुका है, तो जीन्स में होते हैं उपस्थित। ठीक है, तो सबसे पहले होती है आपकी सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्रक के अंदर उपस्थित होते हैं गुणसूत्र, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, आपके रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर अगर आपको बहुत वेल डिफाइंड देखने तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम्स कहते हैं इन्हें, गुणसूत्र हिंदी में। और इन्हीं के ऊपर उपस्थित होते हैं जीन्स। ठीक है, इनके ऊपर उपस्थित होते हैं जीन, जिनमें हमारे अनुवांशिक कारक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो जीन्स के ऊपर निर्भर करती है। जैसे जीन्स हमें मिले होंगे वैसा ही फिजिकल डेवलपमेंट होगा। दूसरा होता है आपका बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। तो जीन्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जो हमारा बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो शरीर है वो किस किस चीज़ों से बना हुआ है, वो भी हमारे आंतरिक कारकों में ही आएगा। जैसे कि हमारी फिजिक कैसी है, ठीक है, स्ट्रक्चर डी-डॉल कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना कैसी है, नर्वस सिस्टम हमारा तंत्रिका तंत्र कैसा है, और हार्मोन्स की भी बात मैंने कही थी, हार्मोन्स भी डिटरमाइन करते हैं कि आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी होगी। फिर आ गया आपका इंटेलिजेंस। ठीक है, आपकी बौद्धिक क्षमता, ये भी बहुत हद तक देखो पता चल जाता है कि कई बार बच्चे जो होते हैं वो खेल खेल में ही ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं, आप पहले से ही कह दो कि यार ये तो बहुत समझदार है, इस पर तो बॉर्न इंटेलिजेंट है, इसकी मतलब बहुत दिमाग से काम लेता है। या आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हुए बच्चे को देख सकते हो कि अरे इसे इतना भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो इंटेलिजेंस कहाँ से आई है, कहीं ना कहीं बाय बर्थ हमारे अंदर भी जो एक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं उसको यहाँ पर ये बता रहा है। फिर देखिए एक इंटेलिजेंट पर्सन हम कहेंगे किसको, जो अपने इमोशंस पर रीजनेबली कंट्रोल कर पाए, यानी अपने भावों पर, अपने इमोशंस को समय से नियंत्रित कर सके, और अपने जो बेसिक काम है चाहे सोशल एडजस्टमेंट के हो, पर्सनल एडजस्टमेंट के हो, उनको वो क्या कर सके, डे टू डे एक्टिविटीज़ में अच्छी तरीके से कैरी आउट कर सके। फिर देखिए क्या है आपका इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स भी आपको कहीं ना कहीं बाय बर्थ हमें पता चल जाता है कि क्या क्या इमोशनल फैक्टर्स आपके किस तरीके का बच्चा है। जैसे कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, खिलौने भी उठा के फेंक देंगे वो अपने, तो हम उनको कहते हैं ना इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। या फिर कोई बच्चा बहुत शांत होता है, आगे पीछे उसके जो बच्चे होंगे वो सब उससे लड़ भी रहे हो तभी भी वो क्या करेगा, वो हाथ ही नहीं उठाता। तो ये क्या है, ये इमोशनल फैक्टर है, मतलब जन्म से ही उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि या तो वो बहुत गुस्से वाला है या वो बहुत शांत है। तो इमोशनल फैक्टर्स भी जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंट्रिंसिक कैरेक्टर्स में आ जाएंगे। और फिर हो गया आपका सोशल नेचर, ये भी कहीं ना कहीं बच्चों में दिखाई दे जाता है। जैसे कि कोई बच्चा होगा जो अकेले ही रहना पसंद करता है, उसे ज़्यादा बच्चों से घुलना मिलना पसंद नहीं है, ज़्यादा नहीं खेलेगा वो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत आउटस्पोकन टाइप के होते हैं, कोई भी मेहमान भी घर में आता है उससे बात करने बैठ जाते हैं, ठीक है, उसे बाहर जाकर खेलना बहुत पसंद होता है। तो कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स बाय बर्थ आती हैं। ये हिंदी वाले भी देख सकते हैं, आंतरिक कारक, ठीक है, आंतरिक कारकों में जो हमने बात की, हेरिडिटरी फैक्टर जो हमने वंशानुगत कारकों की बात करी थी, फिर हमने बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल कारक यानी कि आपके जैविक और संवैधानिक कारक की बात करी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं आएगा यहाँ पे, संरचनात्मक आएगा या संगठनात्मक, ठीक है, ठीक है। फिर हमने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज यानी बुद्धि की बात की थी, भावनात्मक कारक की बात की थी, और हमने सोशल नेचर की बात की थी जो आपके सामाजिक कारक आ जाएंगे। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। अब देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ना, इसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब हमने क्या कहा था, जो जिस हम
इंडिविजुअल की बात करें, जिस व्यक्ति की बात करें, उसकी बॉडी से बाहर है, ठीक है, तो उसकी बॉडी से तो बाहर है। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये दो तरीके का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। पहला तो है, एक तो है इन द वॉम्ब ऑफ मदर, ठीक है, और दूसरा है जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसके लिए तो बाहर का वातावरण क्या है, उसका माँ का गर्भ ही उसका बाहर का वातावरण है, उसका आवरण है एक तरीके का। लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो बच्चे की हम बात कर रहे हैं उसकी बॉडी से तो बाहर है, तो उसके लिए तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। लेकिन क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के अंदर है, इसलिए ये एनवायरनमेंट कैसा हुआ, इंटरनल एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट है ये, इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जो इसके बाद बच्चा जन्म के बाद जो बाहर की दुनिया में आता है वो उसके लिए हो जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाह्य वातावरण। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तब उसके लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले तो माँ की फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ की शारीरिक अवस्था है, जो माँ की मानसिक अवस्था है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं उन्हें बहुत न्यूट्रिशन दो, उनको बहुत खुश रखो, क्योंकि इन सब चीज़ों का असर जो है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे पड़ता है। फिर है कि सिंगल चाइल्ड है या मल्टीपल चाइल्ड है, कि एक ही बच्चा है या फिर जुड़वा है, या फिर आजकल तो 2 से ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो माँ के घर में कितने बच्चे पल रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। फिर है द क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, मदर को रिसीव बाय एम्ब्रियो, जो माँ के घर में बच्चा पल रहा है उसको किस तरीके की जो खुराक है या न्यूट्रिशन है वो मिल रहा है, मतलब क्वांटिटी कितनी मिल रही है, क्वालिटी, ठीक है, कितना न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है और कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है, ये भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर डालता है। फिर देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में था तब उसके ऊपर किसी हार्मफुल रेडिएशन का असर तो नहीं हुआ, क्योंकि जो आपकी एक्सरे रेडिएशन वगैरह होती है ना, ये बॉडी के अंदर तक जा सकती हैं। तो इसलिए जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो कोई रेडिएशन वगैरह जो है माँ ने ना झेला हो। फिर नॉर्मल है या अब नॉर्मल डिलीवरी है, इस पर भी डिपेंड करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। या फिर जब बच्चा माँ के गर्भ में था तब कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई जिसका असर बच्चे के ऊपर पड़े। फिर अगर हम बात करें एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बच्चे को मिल रहा है हम उसकी बात करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वो किस तरीके से प्रभावित करता है। सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट। तो बच्चे को आसपास का जो वातावरण है किस तरीके का मिल रहा है। जैसे सर्दियों में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को गर्म कपड़े पहनाएं, हीटर वगैरह रखें, बच्चे को किसी तरीके से ठंड ना लगने पाए। या गर्मियों में होता है तो फिर बच्चे को किसी तरीके से लू ना लगे या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी ना महसूस हो, तो इस तरीके का एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करना है। फिर मेडिकल केयर, बच्चों को जन्म लेते ही आजकल कितने इंजेक्शंस वगैरह इन सब की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर केयर की ज़रूरत पड़ती है, वो देना, नरिशमेंट देना, ठीक है, न्यूट्रिशन उसे प्रॉपर मिलना चाहिए। एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स इन लाइफ, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो बच्चे जो है ना बहुत नाजुक हृदय वाले होते हैं, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उनके ऊपर किसी भी तरह की किसी दुर्घटना का बुरा प्रभाव ना पड़े, ठीक है। जब तक हम उन्हें देखेंगे नहीं कि उनके ऊपर या फिर कोई दुर्घटना कोई हुई भी है तो हमें उसे हादसे से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब छोटा होता है बच्चा उस समय अगर कोई भी दुर्घटना बच्चे के साथ घट जाए तो उसका बहुत लॉन्ग टाइम इंप्रेशन बच्चे के दिमाग पे रह जाता है, उसकी छाप रह जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए बच्चों को इन सब चीज़ों से हम बचा के रखें। फिर है फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस, इसके अलावा किस तरह का सोशल एनवायरनमेंट मिल रहा है, किस तरह का सांस्कृतिक वातावरण मिल रहा है, वो भी बच्चे के ऊपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर डालता है। पेरेंटल एंड फैमिली केयर कैसी मिल रही है, पेरेंट्स से या फिर रिलेटिव से कैसा मिल रहा है, व्यवहार कैसा है, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस फैमिली का कैसा है, ठीक है, फैमिली का जो सोशल बैकग्राउंड है, जो इकोनॉमिक लेवल है उनका वो कैसा है। फिर अगर हम बात करें सराउंडिंग, आसपास का पास पड़ोस कैसा है, कैसे मित्र मिले, कैसा नेबरहुड मिली है, स्कूलिंग की क्वालिटी कैसी मिली है, कैसे जो है बच्चे जो हैं विद्यालय में जब जा रहे हैं तो किस तरह के विद्यालय में बच्चों को भेजा जा रहा है, वहाँ पर पीयर ग्रुप कैसा है, बच्चों के जो संगी साथी हैं उनके साथ बच्चे का रिलेशनशिप कैसा है, ये सारी चीज़ें भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर डालती हैं, ठीक है। फिर ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर ये बेसिक देखिए, आप जानते ही हैं जब हम जीन्स की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे को जीन्स मिलते हैं या जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, मदर से मिलते हैं, फादर से मिलते हैं, ठीक है। और आपको पता ही होगा ह्यूमन स्पीशी में 23 पेयर होते हैं, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से जो आपके 22 पेयर होते हैं, ठीक है, यानी कि जो
आपके 46 में से आपका एक पेयर हटा दो, 44 क्रोमोसोम्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जो दोनों में समान होते हैं, मदर फादर दोनों में समान होते हैं। और जो आपका एक पेयर होता है वो अलग होता है मदर में और फादर में। मदर में होता है XX और फादर में होता है XY। तो यहाँ पर 50-50% चांसेस होते हैं कि जो होने वाला बच्चा है वो डॉटर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है। अब हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम बात करेंगे कुछ हेरिडिटरी लॉज की। हेरिडिटरी लॉज पर भी आपके क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, LT में। तो देखिए 3 जो है आपके हेरिडिटरी लॉज हैं, और ये जो लॉज ऑफ हेरिडिटी है ना, ये आपके जो मेंडल के लॉज ऑफ हेरिडिटी है उनसे डिफरेंट है, वो बायो के अलग होते हैं। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के केस में हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से लॉज ऑफ हेरिडिटी है। तो यहाँ पर सबसे पहला होता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, दूसरा होता है आपका लॉ ऑफ वेरिएशन, और तीसरा होता है आपका लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, समानता का नियम। फिर होता है विभिन्नता का नियम, और तीसरा होता है आपका प्रतिगमन का नियम, ठीक है। तो देखेंगे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी या लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। लाइक बिगेट्स लाइक लिखा है ना, मतलब हम किसके साथ सिमिलरिटी शो करते हैं? अपने पेरेंट्स के साथ। जैसे कि जो बच्चा होता है वो अपने माँ से और अपने फादर से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं, उसकी सिमिलर होती हैं, ठीक है। आंखें जो है मदर की तरह हैं, या बाल जो है वो फादर की तरह है। इस तरीके से आप क्या करते हो? मैच करते हो, क्योंकि हमें वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से मिली? अपने पेरेंट्स से ही मिली है, मदर और फादर से ही मिली है। इसीलिए हमारे जो गुण हैं वो किसके साथ मेल खाते हैं? हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारी मदर के साथ या हमारे फादर के साथ, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन जो है, ये भी कहा जाता है ना कि अगर पेरेंट्स बहुत समझदार थे या बहुत इंटेलिजेंट थे, अरे ये तो होगा ही होगा, ये भी इंटेलिजेंट, इसके पेरेंट्स भी तो इतने इंटेलिजेंट थे, तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसा ही होता है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका जो है, ये हिंदी वाले भी देख सकते हैं, समानता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन हम क्यों कह रहे हैं? देखो समानता के नियम में हमने देखा कि हमारे जो गुण हैं वो किसके साथ मेल खाते हैं? हमारे माता पिता के साथ मेल खाते हैं। लेकिन लॉ ऑफ वेरिएशन कहता है हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग भी तो होती हैं, हम कंप्लीटली अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते और हो भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें जो जीन्स मिले वो आधे जीन्स हमें मिले हैं मदर से और आधे जीन्स मिले हैं हमें फादर से। तो हमारे पास दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कहीं ना हम बिल्कुल ही सेम तो नहीं हो सकते। वो फिल्मों में ही दिखाया जाता है, ठीक है, कि जो हीरो बना है उसका बेटा भी वही सेम हीरो ही दिखा देते हैं वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें कुछ ना कुछ वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स मिला है अपने मदर और फादर दोनों से, ठीक है। फिर है इसी को हम कहते हैं विभिन्नता का नियम, और तीसरा है आपका लॉ ऑफ रिग्रेशन, जिसे हम प्रतिगमन का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ रिग्रेशन के अकॉर्डिंग कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी गुण की अगर हम बात करें तो वो हमेशा अपने एवरेज की तरफ बढ़ती है। जैसे मान लो मैं एक स्केल ड्रॉ कर रही हूँ, ये मान लो हाइट का है, ठीक है, हाइट का स्केल, और मैं शुरू कर रही हूँ मान लो यहाँ 2 फीट से, और 2 फीट से यहाँ पे जाते हैं 11 फीट, ठीक है। और एवरेज हाइट कितनी होती है? 5 फीट मान लो, 5 फीट एक एवरेज हाइट मान लेते हैं ह्यूमन स्पीशी में, ठीक है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति है जो 11 फीट का है, क्या इसका बच्चा भी 11 फीट या 12 फीट की तरफ जाएगा? नहीं। जो इसके बच्चे होंगे उसकी लाइक्लीहुड है, हो सकता है वो 8 या 9 फीट का हो, लेकिन फिर भी वो इससे कम होगा, क्योंकि हर कैरेक्टरिस्टिक की टेंडेंसी होती है कि वो अपने औसत यानी एवरेज की तरफ बढ़ता है। ऐसे अगर मैं यहाँ लूँ कि बी व्यक्ति है जो बौना है, 2 ही फीट का है, तो जो उसका बेटा होगा या बेटी होगी वो भी बौना होगा? ऐसा नहीं होगा, वो एवरेज की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। उसकी हाइट क्या होगी? एवरेज की तरफ बढ़ेगी, यानी कि हो सकता है 4 फीट हो, ठीक है, 3.5-4 फीट या 4.5 फीट, लेकिन होगा क्या? हमेशा इसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ? औसत की तरफ। तो ये किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात कर ले, हमेशा अगर कोई एक्सट्रीम पर भी है तो भी हमेशा उसके बच्चे जो है नेक्स्ट जनरेशन पे जनरेशन जो आती जाएगी उसमें हमें जो गुण देखने को मिलेगा वो अपने औसत की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी कि प्रतिगमन का नियम। ये हिंदी वाले देख सकते हैं, प्रतिगमन का नियम, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझा, प्रिंसिपल्स भी देखे, और साथ ही साथ हमने देखे आपके डिफरेंसेस भी और कौन कौन से फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं। प्लस हमने आपका जो हेरिडिटी से रिलेटेड जो आपके लॉज थे वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।